हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मंथली करंट अफेयर सीरीज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई मंथ के करंट अफेयर की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2026 की शुरुआत में ब्रुसेल्स में आयोजित एक समारोह के दौरान कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो का 33वां सदस्य बना? ठीक है, इसका आंसर है आयरलैंड। अब देखो, पहले नाटो क्या होता है। नाटो का मतलब होता है नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो है क्या? नाटो एक्चुअल में जब ये देखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो में है क्या? देखो, नाटो पहली बात तो एक मिलिट्री अलायंस है, सैन्य गठबंधन है। कब बना था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या था, जो यूएसएसआर था उस टाइम पे, यूएसएसआर कहते थे जिसे आज हम रशिया कहते हैं। रशिया, यूएसएसआर के टूटने से रशिया बना हुआ है। तो यूएसएसआर वर्सेस यूएसए चलता था उस टाइम पे। ठीक है, तो यूएसएसआर का प्रभुत्व उस टाइम पे ज्यादा था, तो यूएसए ने क्या किया, अपने आसपास की कुछ कंट्रियों को मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ताकि क्या है कि जब यूएसएसआर से अगर फाइट हो तो ये कंट्री आपस में मिलके क्या करें, उसका मुकाबला करें। तो इसीलिए एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और स्थापना के समय इसके 12 मेंबर थे और आज बढ़ के कितने हो गए? 32 मेंबर। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले जब ये स्थापना इसकी हुई थी, जब मिलिट्री अलायंस हुई थी, आज भी कहने को मिलिट्री अलायंस है, लेकिन आज मिलिट्री से ज्यादा इसका एक तरीके से सिंबॉलिक ज्यादा मीनिंग है कि आप यूएसए की साइड ज्यादा हो। ठीक है, इस तरीके से है। तो वर्तमान सदस्य मैंने बताया इसके 32 है। तो कब बना था? सोवियत संघ के प्रभाव को बढ़ने के लिए कुछ कंट्रियां मिली थी इसमें, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की, उन्होंने जो है इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मई 2026 में किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें चर्चा का मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, प्रशासन और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन लचीलेपन पर केंद्रित थे। ठीक है, तो आपको पता है, तो इसका आंसर है डी वाला यानी कनाडा। अब देखो, G7 क्या है? G7 कुछ कंट्रियां हैं इसमें यूरोप की, और दो कंट्रियां हैं अमेरिका और कनाडा, ये जो है अमेरिकन कंट्रियां हैं। इन्होंने मिलकर आपस में G7 ये ग्रुप बनाया, इसको ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रियां देख लो। कंट्री कई बार पूछी जाती है, छोटा ग्रुप है, याद की जा सकती है। इसमें कनाडा है, यूएसए है, इंग्लैंड है जिसको यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और फ्रांस है। ठीक है, ध्यान रखना। स्थापना कब हुई थी? 1975 में स्थापना हुई थी। अब ये कैसा अलायंस है? ये एक तरीके से इकोनॉमिक अलायंस है। इसमें अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक सेक्टर पे इसमें ज्यादा बात की जाती है। ठीक है, तो पहले जब बना था 1970 के दशक में, तो 1970 में जो एक तेल संकट आया था, उनसे चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से इकोनॉमिक अलायंस है। जैसे नाटो एक मिलिट्री अलायंस था, ये इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर पर मजबूत करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए इन सातों कंट्रियों ने मिलकर बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है अशोक कुमार लाहिड़ी को। अब देखो, नीति आयोग है क्या? नीति आयोग का मतलब होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपको पता है कि 2015 में ये बना था। इससे पहले 2015 से पहले इसकी जगह होता था योजना आयोग। योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते थे। तो ये प्लानिंग करता था अगले 5 साल के लिए, कि अगले 5 साल में हमने किस तरीके से पॉलिसी बनानी है, इन सब पे बात करता था। अब नीति आयोग क्या करता है? इसकी जगह नीति आयोग ने मतलब योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया। इसका काम भी सेम यही है। इंडिया की फ्यूचर इंडिया के लिए ये क्या करता है? प्लानिंग करता है। अब देखो, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और मेन इसका जो है जो मोटिव है वो राज्यों की भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की साझा दृष्टि तैयार करना। ठीक है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संवाद किसे कहते हैं? एक्चुअल में देखो, होता क्या है कि इंडिया जो है कैसी कंट्री है, इसे हम कहते हैं फेडरल कंट्री। ठीक है, फेडरल फेडरल कंट्री क्या होती है? इसको संघीय कहा जाता है हिंदी में। इनमें क्या होता है कि जब केंद्र है, केंद्र का अपने राज्यों के साथ एक अच्छा संबंध होता है। ठीक है, जैसे अमेरिका बना था, अमेरिका में केंद्र और राज्य जो है आपस में उतना संबंध अच्छा नहीं था, यानी केंद्र यहाँ पे अलग बॉडी होती थी, राज्य अलग बॉडी होती थी। तो हमारे वाले फेडरलिज्म में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है एक अच्छा संबंध है, यानी केंद्र और राज्य दोनों आपस में सहयोग करेंगे विकास को बढ़ावा देने के लिए, विकसित भारत के लिए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी यहाँ इसी से मतलब है, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों आपस में साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए नीति आयोग में जो राज्य के भी जितने मुख्यमंत्री हैं या फिर अन्य लोग हैं, उन्हें इसका मेंबर बनाया जाता है, और जो प्लानिंग है उसमें काफी ज्यादा ये अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए निचले ग्राम स्तर से योजना निर्माण को प्रोत्साहित करना, नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? भारत के प्रधानमंत्री, और वाइस चेयरपर्सन यानी उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वर्तमान में मैंने बताया अशोक लाहिड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इप्पा पुव्वू पडुंगा या महुआ फूल महोत्सव हाल में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका तेलंगाना में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, डी है इसका आंसर। अब देखो, इसमें क्या होता है कि कई सारे फेस्टिवल होते हैं। ठीक है, तो कई सारे पूछे भी जाते हैं,
तो इनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं कुछ, सिर्फ इतना याद रखो कौन सा फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है, बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो सबको पता है कि इसमें रैंक रही थी 157, क्योंकि बहुत ज्यादा हाईलाइट में था कि जो इंडिया था उसकी सबसे निचली स्तर पर इस बार की रैंक रही है। तो ध्यान रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसे जारी किया जाता है, एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो 2002 से प्रकाशित इसे किया जा रहा है, जिसमें ये 180 देश को लेता है और उनमें से रैंकिंग देता है। ठीक है, किस आधार पर रैंकिंग देता है कि मीडिया कितनी वहां की स्वतंत्र है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि किसी भी देश की जो मीडिया है, मीडिया कितनी स्वतंत्र है। ठीक है, मीडिया के लिए बनाया, मीडिया का आकलन करने के लिए बनाया जाता है। अब देखो किन किन संकेतों पर, मतलब इसका पैरामीटर्स क्या होते हैं। पहला है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में कितनी फ्रीडम फ्री है, यानी मीडिया कितनी फ्री है पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, राजनीतिक संदर्भ में, कानूनी संदर्भ में, कानूनी ढांचा के संदर्भ में कितनी फ्रीडम है, इकोनॉमिक संदर्भ में कितनी है, और वैसे ही सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में कितनी है, सुरक्षा के संदर्भ में। इन पांचों जो पैरामीटर्स हैं इनके आधार पर तय की जाती है कि किसकी रैंकिंग कितनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना कौन जारी करता है इसको, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। चलिए, भारत का पहला कागज रहित न्यायपालिका वाला राज्य कौन बना है? तो इसमें ध्यान रखना, इसका आंसर है सिक्किम, ये वाला। ठीक है, अब देखो है क्या, तो सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस जुडिशरी स्टेट घोषित किया गया, ये सिक्किम आपको पता है। यहाँ क्या होगा, पारंपरिक जो पेपर बेस चलता था, यानी जैसे आपको पता है कि हर जगह चाहे ऑफिस हो कहीं भी हो, तो वैसे जुडिशरी जो है, जुडिशरी में भी बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है। तो यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ये पेपर वर्क को खत्म करके पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाए उसको। इसीलिए जो है सिक्किम ने घोषणा की है कि इसके जो जुडिशरी रिलेटेड सारे काम है वो किसके आधार पर होंगे, डिजिटल होंगे। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या इंक्लूड किया गया है, ई फाइलिंग होगी, डिजिटल केस मैनेजमेंट होगा, ऑनलाइन एक्सेस मिलेगी उसकी, जैसे सिस्टम लागू किए गए हैं। और इसमें क्या होगा, न्याय प्रक्रिया को इफिशिएंट बनाना है, इसका लक्ष्य ट्रांसपेरेंट बनाना है और एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनबैक सेकंड 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो मई में आयोजित हुई थी सिनबैक। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कंबोडिया के बीच, बी आंसर है इसका। ध्यान रखना, पहले से मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, अब एग्जाम में उतना नहीं आती, तो मेन में नहीं याद रखना, वो सारी मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिनबैक्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कंबोडिया के जो कैंपोंग सेपो प्रोविनेंस है यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस आपको पता है कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस मनाया जाता है 8 मई को, यानी बी इसका सही आंसर है। ठीक, तो 8 मई को प्रतिवर्ष जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इसके स्थापक थे यानी हेनरी ड्यूना, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हेनरी ड्यूना ने ये रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी थी, और इसीलिए इनको जो पहला नोबल दिया गया था, नोबल जो सबसे पहला नोबल मिला था वो हेनरी ड्यूना को ही मिला था। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो है इसको कौन देती है, मतलब इसका आयोजन कौन करता है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है वो इसको चला रही है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। ठीक है, तो वर्तमान नाम इसका वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, इस तरीके से इसका नाम है, जिसको हम शॉर्ट में रेड क्रॉस डे कहते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 2026 की इसकी थीम थी यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026-27 सीजन के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी बढ़ाकर कितना किया गया? तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो जैसे एमएसपी होती है, ठीक है, एमएसपी जो जारी की जाती है वो लगभग 22 फसलों के लिए जारी की जाती है, लेकिन जो गन्ने के लिए है वो एमएसपी की जगह एफआरपी घोषित होती है। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि इनके दोनों में प्रोडक्शन में फर्क है। जैसे क्या होता है, गेहूं नॉर्मली जो है, गेहूं का प्रोडक्शन, किसान ने अगर गेहूं बोया है तो इसको डायरेक्ट बेचा जा सकता है, लेकिन गन्ने को डायरेक्ट नहीं खरीदा जाता। गन्ने को कौन खरीदता है? मिल खरीदती है, क्योंकि अगर इसको सरकार खरीदने लगी गन्ने को तो गन्ने में प्रोसेस लंबी हो जाएगी और गन्ना सूख जाएगा। तो इसीलिए मिल से कॉन्टेक्ट किया जाता है। जैसे किसान जो है वो मिल को गन्ना देते हैं, और मिल जो है इन्हें जो सरकार फिक्स कर देती है उतना प्राइस दे देती है, और अगर मिल को कुछ इसमें घाटा होता है तो फिर इसको सरकार जो है भरपूर उसका पूर्ति करती है। तो ये एमएसपी से थोड़ा अलग तरीका है, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया है जिसका नाम है एफआरपी। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस बार सरकार ने बढ़ाकर कितना किया गया, इसको 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया एमएसपी जैसे जारी की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि एमएसपी कौन घोषित करता है। तो एमएसपी जो है पहले एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमेटी रिकमेंड करती है, मतलब सलाह देती है। किसे सलाह देती है? सरकार को। सरकार में कौन सा डिपार्टमेंट? इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति, सीसीएई, जो एक समिति है आर्थिक मामलों की समिति, कमेटी ऑन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करके है,
ये समिति इसमें फाइनल डिसीजन करती है कि कितना जो है एमएसपी घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए एफआरपी जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जो है वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। हेपेटाइटिस बी होता क्या है? देखो हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जिसके सिम्टम क्या होते हैं, जैसे हेडेक है, हाई से हाई मतलब ऐसे स्किन पे बड़े बड़े चकते हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइंट पेन है, वीकनेस है, फटीग है, लूजिंग अपाइट है, फीवर है, जॉन्डिस है और डार्क यूरिन है, इस तरीके से वोमिटिंग है, ये सारी इसके सिम्टम्स है। ठीक है, ध्यान रखना। तो WHO के अनुसार इस पे अभी हाल में रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने बताया कि 2030 तक जो है हेपेटाइटिस उन्मूलन का जो लक्ष्य लगा गया है उसे प्राप्त करने की राह पर जो है वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, इनका कहने का मतलब है हम उतना अच्छा काम कर नहीं रही है पूरी दुनिया। तो हेपेटाइटिस बी से लगभग 11 लाख मौतें अब तक हो चुकी हैं और हेपेटाइटिस सी से लगभग 2.5 लाख मौतें पूरी दुनिया में 2024 में हुई। ठीक है, ध्यान रखना 2024 का डेटा है कि 2024 में लगभग 11 लाख मौतें जो है पूरे विश्व में हेपेटाइटिस बी से हुई थी और करीब करीब 2.5 लाख मौतें हेपेटाइटिस सी से हुई थी। ठीक, ध्यान रखना। अब इंडिया के लिए इसमें क्या कंसर्निंग है कि इंडिया जो है हेपेटाइटिस बी से होने वाली मौतों में सर्वाधिक प्रभावित देश टॉप 10 देशों में शामिल है। ठीक है, टॉप 10 देशों में भारत शामिल है जिसमें से हेपेटाइटिस बी में सबसे ज्यादा मौतें होती है और हेपेटाइटिस सी तो सबसे ज्यादा मौतें जो है वो भारत में ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल में किस कानून में संशोधन को मंजूरी दी है ताकि वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाया जा सके? ठीक है, तो एक पहले से ये लॉ चलता था जिसका नाम है नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ ऑनर एक्ट 1971। तो इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, संशोधन क्यों किया जाएगा? इनका कहने का मतलब है सरकार का कि जो पहले से इसमें जो चीजें ऐड की थी वो थी राष्ट्रीय ध्वज था और संविधान था, इस तरीके की चीजें थी, राष्ट्रगान था, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन करके इसमें जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम को भी ऐड करने जा रही है सरकार, तो इसीलिए जो है इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका ये लक्ष्य है। नेक्स्ट है, पहला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है कि ये जो है जैसे इसमें 7 जो है अलग अलग एक तरीके के बाघ है। ठीक है, जैसे शेर है और बाघ है, तेंदुआ है, इस तरीके से अलग अलग 7 जो है बिग कैट्स कहते हैं इनको। ये है इनको बचाने के लिए एक अलायंस बनाया गया दुनिया में जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये इंडिया की एक पहल थी, इंडिया ने बनवाया, तो इसीलिए इसका 2026 में पहला आयोजन भी इंडिया में हुआ, जो हुआ आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, इसमें ये जो 7 बड़े जानवर हैं जिनका नाम है, जैसे जगुआर होता है, प्यूमा होता है, लेपर्ड होता है, लायन है, टाइगर है, चीता है और स्नो लेपर्ड है, ये सारे अलग अलग है। ठीक है, हालांकि हमें सब एक जैसे लगते हैं लेकिन ये अलग अलग है, तो इनको 7 बिग कैट्स कहते हैं। 7 बिग कैट है, इनको बचाने के लिए अलायंस बनाया गया और इंडिया ही ने, मैंने बताया था कि इंडिया की एक पहल थी, इसीलिए इसका जो सम्मेलन हुआ वो भी पहला जो सम्मेलन इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए कब बना था ये? इसका शुभारंभ हुआ था 9 अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष जो पूरे हुए थे उस अवसर पर किया गया था। ठीक है, चलो भारत सरकार ने अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यानी नेवी का जो चीफ है किसे नियुक्त किया? आपको पता है कि सीडीएस क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है तीनों सेनाओं यानी जैसे आर्मी है, ठीक है, और एयरफोर्स है और आपकी नेवी है, इन तीनों का जो सबसे हेड होता है, तीनों सेनाओं का जो हेड होता है उसे कहते हैं हम सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जबकि नेवल स्टाफ चीफ ऑफ नेवी जो होगा ये केवल नेवी का हेड होगा। ठीक है, तो ये चेंज हुए हैं, तो इसमें ध्यान रखना, इसे पूछा जाता है कौन कौन हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। ठीक है, ध्यान रखना, इसका बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है 11 मई को? क्योंकि इसी दिन क्या किया था हमने, अपना पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कई बार। तो 1998 में 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण रेंज में अपना जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो राजस्थान में पड़ता है पोखरण, यहाँ पे इसी की उपलक्ष्य में, मतलब इसकी याद में जो है 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण की गई तारा प्रणाली क्या है? देखो तारा प्रणाली है इंडिजीनियस ग्लाइडेड वेपन सिस्टम। अब यहाँ पे इंडिजीनियस मतलब होता है जिसको हम कहते हैं स्वदेशी, मतलब इंडिया में खुद बनाया गया है, और ग्लाइड मतलब होता है उड़ने वाला। ठीक है, और वेपन सिस्टम मतलब हो गया हथियार। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए प्लेन से अगर बम गिराना है, ये प्लेन अगर आसमान में उड़ रहा है, इससे नीचे बम गिराना है, तो
तो अभी तक क्या होता था कि ऊपर से सीधे बम को छोड़ दिया जाता था और बम गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरता था और उस एक जगह पे फटता था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो पाती, जहां पे हम बम गिराना चाह रहे हैं वहां पे नहीं गिरता था। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया। अब क्या किया जाता है, जैसे इस हेलीकॉप्टर से बम छोड़े जा रहे हैं, तो ये बम जैसे ही गिरेगा इसमें हल्के से विंग आ जाएंगे, पंख आ जाएंगे इस तरीके से, जिससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा फ्लोट करके एकदम नीचे नहीं गिरेगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा। ठीक है, मतलब एक अच्छी डिस्टेंस जाके कवर कर सकता है। इससे एक तो ये फायदा होगा कि दुश्मन के बिल्कुल ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस जहाज को भी तो रिस्क है, जो दुश्मन के सीधे ऊपर जाना पड़ता था पहले। अब क्या होगा कि दूर से इसे छोड़ दिया जाएगा और ये उड़ के खुद जो है जाके दुश्मन के जो बंकर्स हैं या जो भी टेरिटरी है जहाँ पे गिराना है वहां पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है जिसको हम इंडिजीनियस ग्लाइडेड वेपन सिस्टम कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना, तारा जो है डीआरडीओ द्वारा और इंडियन एयरफोर्स ने उड़ीसा कोस्ट में जो है इस तारा का पहला सफल परीक्षण किया। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने बता दिया कि भारत की स्वदेशी ग्लाइडेड वेपन सिस्टम है, जो क्या करती है अनगाइडेड बम्स को, जैसे मैंने बताया ना पहले कन्वेंशनल बम थे जिन्हें सीधे गिराया जाता था, उनको क्या कर दिया जाएगा, प्रेसिशन गाइडेड वेपन में बदल सकती है। प्रेसिशन गाइडेड वेपन में बदलने का मतलब वही जो मैंने बताया कि उड़ के एक तरीके से दूर तक जा सकते हैं। इसे विकसित किसने किया है कि हैदराबाद में रिसर्च सेंटर इमिराट जो है उसने डीआरडीओ लेबोरेटरी के साथ मिलकर इसको विकसित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 44 वर्षों के बाद भारत में आयोजन की जा रही एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। ये अभी बहुत ज्यादा हाईलाइट में रही थी, कॉन्फ्लिक्ट वाला मैटर रहा था इसमें, तो इसलिए हाईलाइट में थी। ध्यान रखना, इसका आयोजन कहाँ किया गया, गांधीनगर में। ठीक है, चलो, तो यह है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, गांधीनगर इंडिया में इसका आयोजन किया गया। 11 से 17 मई के दौरान किया गया था। भारत में ने इस प्रतियोगिता में कुल 10 पदक जीते थे। ठीक है, कौन कौन से जीते थे एकदम ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऐसा मोटा मोटा देख लो एक बार, जिससे क्या हो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें मोटा मोटा ध्यान में रहे। तो ज्ञानश्री यादव थी, इन्होंने महिलाओं के 53 वर्ग में रजत पदक जीता। ठीक है, और इनको एक कांस्य भी जीता इन्होंने इसी में। नेक्स्ट है कोमल कोमल कोहर, इन्होंने क्या किया, 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अजीत नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते। और हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। और संजना ने 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत पुरस्कार में प्रथम स्थान किस ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये जो प्राप्त हुआ है वह है न्यू नेपलम आसाम में। ठीक, चलिए, अब है क्या इसमें, देखो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। इन्होंने दिया, ये एक अवार्ड है जिसका नाम है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायती सतत विकास पुरस्कार। इसमें क्या है, न्यू नापम जो है असम की, इसको पहला रैंक मिला है। दूसरा रैंक मिला है टेलकप जो बिहार की एक पंचायत है। थर्ड है बिरहारू, ये उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक पंचायत है, इनको ये टॉप 3 रहे। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश बनने जा रहा है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया में जो है दिल्ली में इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया, पहला सम्मेलन था, इंडिया ने इसको डेवलप किया है। तो ध्यान रखना, इसमें जो नया मेंबर जुड़ने जा रहा है वो है आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है, ध्यान रखो। चलो, ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है और कब इसकी स्थापना की गई, ये मैंने पहले बता दिया। नेक्स्ट है, यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन सा बना है। तो यूपीआई क्या है, आपको पता है कि यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे आपके पेमेंट ट्रांसफर है उसमें हेल्प करता है। जैसे हम फोन पे से गूगल पे में पैसे भेजते हैं या गूगल पे से किसी और में, या मतलब किसी भी तरीके से ऑनलाइन फोन से जो हम पैसे भेजते हैं वो यूपीआई के थ्रू होता है। तो इसे अपनाने वाला पहला जो कैरिबियन देश बना है वो ट्रिनिडाद एंड टोबैगो बना है। अब कैरिबिया क्या है, कैरिबिया आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला पोर्शन नॉर्थ अमेरिका का है ऊपर वाला, और नीचे ये वाला पोर्शन साउथ अमेरिका का है। अगर आप मैप में देखोगे ना कुछ इस तरीके से, तो इधर बीच में जो नीचे है, इधर मैक्सिको के आसपास, इधर गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास जितनी ये कंट्री है इनको कहा जाता है कैरिबिया। इसमें वेस्ट इंडीज भी कह देते हैं कभी कभार। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां हैं, जैसे क्यूबा है, ठीक है, और यहाँ पे हैती है, ऐसे कई सारी कंट्रियां हैं। तो इनको मिला के जो कैरिबियन, इसको कैरिबियन ओशियन भी बोलते हैं इधर वाले एरिया को, तो ये कैरिबियन देश है। ठीक है, यहाँ का एक छोटी सी कंट्री ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, ये सारी कैरिबियन है। जमैका है, बारबाडोस है, गुयाना है, ये सारी कैरिबियन कंट्री है। इनमें से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो ने यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बना है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। तो यूपीआई मैंने बता दिया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं इसको। ये डेवलप किया था एनपीसीआई ने। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई कहते हैं। ये कंपनी है जिसने इसे डेवलप किया, और ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है,
ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल हो पाती है। जो भी अगर आप चाहे फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, ये बिना यूपीआई के नहीं चल सकता। यूपीआई वो टेक्नोलॉजी है जो सपोर्ट करती है कि एक फोन से दूसरे फोन में ऑनलाइन इस तरीके से पैसे जा पाए। ठीक है, तो यूपीआई जो है भारत की एक रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जिसे एनपीसीआई मैंने बताया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, तो इसमें एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधाएं देता है। कैसे हो पाता है? इसमें क्यूआर कोड से होता है, आपको पता है, यूपीआई आईडी से भुगतान ये सब किया जाता है, ये आपको पता ही है। पर्सन टू पर्सन, इसे पी टू पी कहते हैं। पर्सन टू पर्सन का मतलब है कि एक आदमी ने भेजा, दूसरे को रिसीव हुआ, ये पी टू पी मोड होता है। ठीक है, और पर्सन टू मर्चेंट भी होता है। मर्चेंट मतलब दुकानदार, आपने पर्सन से एक मर्चेंट को भेजा, ये अलग होती है, इसको रिटेल पेमेंट कहते हैं। जब आप मर्चेंट को पैसे भेजते हो, ये रिटेल पेमेंट होती है। और पी टू पी वाला जो होता है, मतलब जब एक आदमी बिना मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को ऐसे डायरेक्ट पैसे भेज रहा होता है, इसको पी टू पी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है सर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब होता है जब आप आपसे पिन मांगता है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन होता है। अब इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? देखो, जब आपका एक फोन है, पहली बात तो आपका एक फोन, इसमें एक लेयर है। एक लेयर का मतलब जैसे ही आप इस फोन से अपनी सिम निकाल देते हैं तो और कोई दूसरी सिम ऐड करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। या फिर अपनी सिम आप दूसरे फोन में डालते हैं तो सीधे वहां पे यूपीआई नहीं चल सकता है। पहली बात तो आपका एक फोन वही होना चाहिए जिसमें आपने रजिस्टर किया हो, तो ये एक ऑथेंटिकेशन ये हो गया। दूसरा ऑथेंटिकेशन, जब आप स्कैन करते हो तो वहां पे पिन मांगता है, तो ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे ज्यादा भी होते हैं, थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है, फोर फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। तो ध्यान रखना, यूपीआई में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो तारापुर जो स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्या है? एक एटॉमिक पावर स्टेशन है। एटॉमिक पावर स्टेशन क्या होता है? जहां न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या किया जाता है? बिजली उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो इंडिया में ये कुछ महत्वपूर्ण आपके पावर प्लांट्स है। कहाँ कहाँ है? जैसे नरोरा है, ये यूपी में पड़ता है, नरोरा यूपी में। ठीक है, वैसे आपका कलपक्कम है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, इधर कलपक्कम। उसके बाद कुंडनकुलम है, कुंडनकुलम भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर कैगा। कैगा कर्नाटक में पड़ता है। बोईसर है महाराष्ट्र में, इसको तारापुर भी कहते हैं इसी को। फिर है उसके बाद काकरापार जो है वो तापी गुजरात में है। उसके अलावा जो है राजस्थान में एक है, तो कोटा राजस्थान में है एक, इसके भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, क्या काम करते हैं? यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी से आपकी बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको बताना है कि आपको कैसा ये सेशन लगा और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने फीडबैक नहीं देंगे हमें भी वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।